नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बी इंफिनिटी सक्सेस जोन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस प्रणाली की। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली को कैसे चुनौती दी जा रही है, कांग्रेस व्यवस्था को कैसे चुनौती दी जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठन क्यों हुआ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कांग्रेस पार्टी का इसलिए गठन हुआ क्योंकि देश में क्या है, जो भी आंदोलन चल रहे थे वो किसी एक बैनर तले होने चाहिए थे, वो आंदोलन किसी बैनर तले होने चाहिए थे, इसलिए उन आंदोलनों का गठन किया जा रहा था। तो एक हमें किसी पार्टी की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय क्या हुआ कि एक पार्टी का गठन बनाया गया कि दुनिया के बहुत सारे देशों में क्या है कि कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, सब अपने अपने स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी भारत ने उसी तर्ज पे क्या किया, एक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आपको बता देते कांग्रेस पार्टी का कैसे गठन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया था उसके फाउंडर आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को ठीक है कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में इसका गठन किया गया था। ये 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया था। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इसके गठन के समय जो इसके फाउंडर मेंबर थे, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ये क्या है, वयोवृद्ध नेता व पितामह भी बोले जाते हैं, भारत के राजनीतिक पितामह भी बोले जाते हैं, और ये पेशे से अर्थशास्त्री थे नौरोजी। ठीक है, उसके बाद आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिर उसके बाद आ गए आपके एलन ऑक्टेविन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके आ गए तैयब जी, उसके बाद आ गए डब्ल्यूसी बैनर्जी, उसके बाद आ गए एस सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद रमेश चंद्र दत्त है, फिर उसके बाद आपके कौन हो गए, दिनशा अब्दुल वाचा। ठीक है, इन लोगों ने, इन 8 मेंबरों ने मिलकर कांग्रेस का गठन किया। आपको बता देते हैं पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, पंडित नेहरू के उत्तराधिकार, यहाँ पे इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1989 को। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 27 मई 1964 को, इनका मृत्यु दिवस है, और जन्म दिवस है 14 नवंबर 1889। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था कमला नेहरू, जिनसे इनकी शादी हुई। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे आपको क्या है, आप सोचते होंगे कि क्या नेहरू का कोई और परिवार था? जी हाँ, बिल्कुल था नेहरू का परिवार। नेहरू की एक बहन जो थी, ठीक है, जिसका नाम था कृष्णा नेहरू, वो सबसे छोटी बहन थी, और नेहरू की जो बड़ी बहन थी वो विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये जान गए हो कि इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, वाइफ का नाम मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं कांग्रेस व्यवस्था पे। ठीक है, आपको बता देते हैं कांग्रेस व्यवस्था क्या है, आप भी इसको सुनते रहिए, कांग्रेस व्यवस्था क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो भारत में एक ऐसी पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री की पोस्ट, जो कि मतलब कभी भी क्षण भर के लिए भी, तनिक क्षण के लिए भी खाली नहीं छोड़ी जाती। तो यहाँ पे इनका जो कार्यभार संभालेंगे, मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले भी इनका कार्यभार संभाल चुके थे गुलजारी लाल नंदा साहब, गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए, भारत के कार्यवाहक यानी एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हुए, 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या था कि जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो इस पोस्ट को कौन संभालेंगे? इस पोस्ट को संभालेंगे, यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा नहीं संभालेंगे, ये संभालेंगे लाल बहादुर शास्त्री साहब संभालेंगे। कौन संभालेंगे? लाल बहादुर शास्त्री साहब संभालेंगे। आपको बता देते हैं नेहरू के बाद जो इनकी सत्ता संभालने वाले हैं वो लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री साहब ने एक नारा लगाया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
लाल बहादुर शास्त्री जब बने तो श्री लाल बहादुर शास्त्री एक प्रथम समझौता करता थे। जो इन्होंने क्या किया था, ये प्रथम क्या है कि प्रथम समझौता करता माने जाते थे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एग्रीमेंट किया। ठीक है, ये एग्रीमेंट इनका था ताशकंद समझौता। इनका जो एग्रीमेंट था यहाँ पे, ये ताशकंद समझौता था। मैं आपको बता देता हूँ ताशकंद कहाँ है। ताशकंद जो पड़ता है, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी पड़ती है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ में था। जो भूतपूर्व सोवियत संघ में ताशकंद था। ठीक है, आपको बता देते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ में ताशकंद हुआ करता था। ठीक है, इस समय रूस का एक पार्ट पड़ जाता है, ताशकंद रूस का एक भाग है। आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या किया कि इस समय लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था वो था जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान, इसका नारा था। ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे शास्त्री जी अपनी सूझबूझ से न केवल 1965 के पाकिस्तान आक्रमण का सामना किया इन्होंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी, हमारा युद्ध छिड़ गया था 1965 में पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाक युद्ध, भारत पाक। और इन्होंने इस युद्ध को ताशकंद समझौते में खत्म करने की बात करी कि ताशकंद समझौते में खत्म हो जाएगा ये युद्ध। तो ताशकंद समझौते में इस युद्ध को खत्म करने की बात की गई। आपको बता देते हैं सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में भारत पाक के बीच में समझौता हुआ और इसी को ताशकंद समझौता बोला जाता है। 1966 में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, 1966 ईस्वी में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, जो कि किसके बलबूते पे हुआ था? सोवियत संघ के बलबूते पे हुआ था। सोवियत संघ ने इस बैठक को बुलाया और इस बैठक में कहा कि ताशकंद समझौता होगा। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता, बात करते हैं ताशकंद समझौते की। बहुत सारे विद्यार्थियों को उनको ये समझ में नहीं आता आखिर है क्या ताशकंद समझौता। हम आपको इस ताशकंद समझौते को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, कि आपका जितना भी जो दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा कि ताशकंद समझौता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ताशकंद समझौता क्या है। ये 1965 में हुआ था। ये 1965 में ताशकंद समझौते की शुरुआत हो गई थी। जो 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, 1965 का 1965 का पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध था, इसके बीच में एक एग्रीमेंट होना था। और ये एग्रीमेंट कहां पे हुआ था? ये हुआ था आपके ताशकंद में, जो उस समय सोवियत संघ का एक क्या है पार्ट था, एक हिस्सा था ताशकंद, जो कि अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी पड़ती है। जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि युद्ध को रुकवाने में सोवियत संघ ने अपनी अहम भूमिका अपनाई। ठीक है, और सोवियत संघ की जो अहम भूमिका थी वो ताशकंद समझौते में थी। ताशकंद समझौते में इन्होंने अहम भूमिका अपनाई और इन्होंने कहा कि उसके प्रयासों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ताशकंद समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? एक ताशकंद समझौता हुआ। और ये समझौता जिसके मुख्य पक्षधार या प्रावधान इस प्रकार हैं। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान या पक्षधार इस प्रकार हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का यह क्या प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के क्या घोषणा पत्र, जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है, उसमें दोनों देशों का सबसे ज्यादा ये रहेगा, इनकी दोनों का एग्रीमेंट था कि इसके अनुसार दोनों क्या है, दोनों के अपने मधुर संबंध होंगे। दोनों देशों के क्या है, अपने मधुर संबंध होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आप उसके बाद जो है युद्ध नहीं करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, आज भी युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, आज भी युद्ध चलते रहते हैं। जैसा कि हमें हर बार पता लगता है कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, ये कम से कम लगभग 100 से ऊपर सीज फायरों का उल्लंघन हो चुका है अब तक। उसके बाद आपको बताते हैं, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले, ठीक है, 5 फरवरी 1966 से पहले
उस स्थान पर पहुंच जाए जहां वह 5 अगस्त 1965 को थे, जहां वो क्या थे, 5 अगस्त 1965 को जो उनकी जो एक्चुअल बॉर्डर ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, एलओसी है, उस सीमा पे पहुंच जाए, ठीक है, नहीं तो युद्ध दोबारा छिड़ सकते हैं। इनका ये कथन था। ये सेकंड इनके जो समझौते में, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट, दोनों देश एक दूसरे को आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर इनके अंदर जो देशों के अंदर कुछ आंतरिक विषय हैं, उन सब्जेक्टों पे, उन विषयों पे ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनका इंटरफेरेंस नहीं होगा, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भारत को लेके पाकिस्तान कुछ बयान कर देता है, या भारत के कुछ अल्पसंख्यकों को लेके पाकिस्तान बयान कर देता है। उससे क्या होता है, हमारे जो घर का माहौल है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, घर का माहौल बिगड़ जाता है, जो हमारे देश में जो आर्थिक स्थिति है वो भी चरमराने लगती है, और क्या है, गृह युद्ध होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, ये गलत प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार का मतलब है गलत प्रचार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दोनों देशों में उच्च आयुक्त एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे देशों में क्या करेंगे, वापस आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 हाई कमीशन होते हैं, एक भारत का हाई कमीशन और एक पाकिस्तान का हाई कमीशन, एक भारत का हाई कमीशन, एक पाकिस्तान का हाई कमीशन। ये दोनों हाई कमीशन जो है अपने अपने एम्बेसी में लौट जाएंगे। जैसे भारत की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में बनी है, जो उसके हाई कमीशन है वो लौट जाएंगे, ठीक है, वहां पे। और जो भारत के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी है, जो वहां के हाई कमीशन है, पाकिस्तान के एम्बेसडर है, वो भारत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये राजदूतीय समझौता भी था, ठीक है। इसी के साथ आपको ताशकंद समझौता हमने समझा दिया है। अगली वीडियो में हम शिमला समझौता समझेंगे, अगली वीडियो में हम प्रिवी पर्स के बारे में समझेंगे, और अगली वीडियो में इंदिरा के बारे में समझेंगे। इंदिरा गांधी की जो पॉलिसियां थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीवी पर्स लगाना, फिर उसके बाद देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा देना, सेंसरशिप लगा देना, आर्टिकल 368 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करना, ठीक है, ये भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो आप देखते रहिए बी इंफिनिटी सक्सेस जोन। नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल।